नमस्कार आप सभी को। जैसा कि मैंने अभी मेरा टॉपिक जो चल रहा था अधिगम में मैंने बहुत सारे सिद्धांत करा दिए थे और अधिगम का मैंने जीन प्याजी का सिद्धांत कराया, परिभाषाएं कराई, कुछ सिद्धांत रह गए हैं जो लाइव क्लास में आपको करवाने वाला हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर अधिगम के वक्र करवा दीजिए, अधिगम लाइन मतलब कर्व्स जो होते हैं इनके बारे में सर बता दीजिए। चलिए आज आप अगर 10 से 15 मिनट का ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपसे आज के बाद आपको कर्व यानी कि अधिगम वक्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अधिगम वक्र होते क्या हैं, ये अधिगम वक्र हैं क्या। तो सबसे पहले अधिगम का मतलब समझ लीजिए। अधिगम का मतलब तो समझ गए होंगे, लर्निंग यानी कि सीखना, और सीखने के वक्र यानी कि सीधी सीधी बात है कि जब आप सीखते हैं, आप कुछ भी सीख रहे हैं और जब आप सीखते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जब जो भी आप सीख रहे हैं वो एक समान गति से सीख रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता एक समान गति से सीख रहे हो, लेकिन सभी एक समान गति से नहीं सीख सकते। किसी की गति तीव्र हो रही होगी, किसी की गति मंद हो रही होगी। आप वर्ग 3 का पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कंटिन्यू पढ़ाई जब से तैयारी उन्हें की होगी तब से कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे, एक समान पढ़ रहे होंगे। कुछ लोग पेपर का सुन के तीव्र कर देते होंगे पढ़ाई को, और पेपर ऐसा सुनते होंगे कि पेपर नहीं होने वाला है अभी, तो मंद कर दी पढ़ाई को। तो मतलब मेरा ये है कि जब आप कभी तीव्र गति से पढ़ाई करते हैं, कभी मंद हो जाते हैं, कभी एक समान गति से पढ़ते हैं, तो उन सारी चीज़ों को, जैसे आप कभी तीव्र पढ़ रहे हैं तो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, आप अगर मंद पढ़ रहे हैं तो धीरे नीचे की तरफ आने लगेगा, आप अगर कभी ज़्यादा कभी कम पढ़ रहे हैं तो ऐसा बनने लगेगा, आप एक समान गति से पढ़ रहे हैं तो वही रेखा आपकी सीधी आ जाएगी। तो सीधी सीधी बात है कि जब हम किसी कार्य को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं, उसकी उन्नति, अवनति, गति, प्रगति कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि उसकी तीव्रता, मंदता को जब हम किसी एक ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं तो उसमें एक हमें लाइन मिलती है, एक लाइन निकल के आती है, जैसे ये लाइन निकल रही है। तो जब हम किसी ग्राफ पेपर पर ऐसी लाइन हमें प्राप्त होती है तो उसको कहते हैं लर्निंग वक्र, यानी कर्व्स ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का ग्राफ, ऐसे बोल सकते हैं, सीखने का ग्राफ। आप सीख रहे हैं, आप वर्ग 3 में सीख रहे हैं तो आपका कोई ना कोई ग्राफ बन रहा होगा। अब मैंने यहाँ पर 2 डेफिनेशन जो बार बार परीक्षाओं में आती हैं, पहला क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे अधिगम लर्निंग कर्व क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी 2 डेफिनेशन आती हैं और हमेशा ये डेफिनेशन आती रहती हैं, और आप देख रहे होंगे मैंने डेफिनेशन कितनी यानी कि जो परिभाषाएं हैं वो कितनी छोटी छोटी लिखी हुई हैं। ये डेफिनेशन छोटी नहीं है, बड़ी हैं, लेकिन मेरे सिखाने का तरीका थोड़ा अलग है, अंदाज थोड़ा अलग है, तरीका थोड़ा अलग है। मैं जो भी सिखाता हूँ बहुत सरल तरीके से और शॉर्ट तरीके से सिखाता हूँ, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको बोला कि स्किनर की डेफिनेशन कहती है कि जब किसी कार्य की उन्नति या अवनति को हम किसी कागज पर प्रदर्शित करते हैं तो उसे अधिगम वक्र कहते हैं। किसी कार्य की उन्नति और अवनति को, उन्नति मतलब ज़्यादा और अवनति मतलब नीचे की तरफ, जब हम किसी ग्राफ पर यानी कागज पर उसको प्रदर्शित करते हैं तो एक लाइन पैदा मिलती है, उसको अधिगम वक्र कहते हैं। ये स्किनर की डेफिनेशन होगी। गेर्स कहते हैं, इन्होंने कहा कि जब हम किसी कार्य की गति या प्रगति को कागज पर प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो हम गति या प्रगति को प्रदर्शित करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। सीधा दिमाग में रखना है। अब इतना हो गया, अधिगम वक्र की परिभाषाएं आप जानने लगे, आपको सीधा याद है, नर जो है वो उन्नति करता है, वही अवनति करता है, ठीक है ना। उन्नति भी नर करता है और अवनति भी नर करता है। और मैं आपको बोलूं कि जैसे कि कुछ लोग पढ़ के मेरे वीडियो देख के उन्नति कर रहे होंगे और कुछ लोग सिर्फ कमियां देख रहे होंगे, यानी कि वो उनका पढ़ने में मन नहीं होगा, वो अनलाइक ठोकेंगे लास्ट में हमारे वीडियो में, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बात कर रहा हूं कि नर क्या है, उन्नति भी नर करता है और अवनति भी नर करता है। मैं उन्नति करूंगा, अवनति भी मैं ही करूंगा। तो नर की डेफिनेशन, स्किनर की डेफिनेशन में आपको दिख जाए कि जब किसी कार्य को हम एक कागज पर उन्नति अवनति को एक कागज पर प्रदर्शित करते हैं उसे अधिगम वक्र कहते हैं। यानी कि इनकी डेफिनेशन में, इनकी परिभाषा में उन्नति और अवनति शब्द मिलेगा। और गेट्स की परिभाषा में क्या मिलेगा, गति और प्रगति। यानी गेट की डेफिनेशन में क्या लगाना है, गेट्स क्या करना है, आपको गेट करना है गति और प्रगति। तो आप जब किसी कार्य की गति या प्रगति को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं तो उसे अधिगम वक्र कहते हैं, ऐसा गेट्स कहते हैं। तो आप सिंपल सा दिमाग में एक लॉजिक बिठा लीजिए कि स्किनर की डेफिनेशन में उन्नति अवनति आएगा और गेट्स की डेफिनेशन में गति प्रगति आएगा।
दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, आई थिंक हो गया होगा। और अगर लगे आपको कि हो गया है तो कमेंट में मेरा हौसला जरूर बढ़ाना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बहुत सारे लोग देखते हो, फिर भी कमेंट करते जाना कि मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा सा कि आप लोग मेरे साथ हो। ज़्यादा तारीफ मत करना, भावुक हो जाता हूँ जल्दी, आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो मैं बात करता हूँ, ये जो कर्व हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4 प्रकार के कर्व हैं। ध्यान से देखना, 4 प्रकार अलग अलग कर्व दिख रहे होंगे आपके। एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक सांप की तरफ जा रहा है, सांप की तरह जा रहा है, एक बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है। तो ये कर्व जो हैं ये कितने प्रकार के दिख रहे हैं आपको? 4 प्रकार के दिख रहे हैं। और इन 4 प्रकार के कर्व में क्या कहेंगे? फर्स्ट को आ जाओ, ये सीधी रेखा जा रही है, मतलब एक समान वक्र है। ना तो आपकी पढ़ाई कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, जैसा आप पढ़ रहे थे एक समान गति से पढ़ रहे हैं, इसलिए लाइन भी आपकी एक समान गति से जा रही है। क्रिकेट देखते हैं आप, क्रिकेट में जब प्रत्येक ओवर में 1 ओवर में 6 रन 6 रन 6 रन 6 रन 4 5, तो लाइन कैसी बनती है? सीधी। लेकिन एक ओवर में जब हम पहले जाते हैं 6 रन 6 रन 6 रन, लेकिन एक ओवर में 3 4 छक्के पड़ जाओ तो एकदम ऊपर आ जाएगी। कोई मिडन ओवर चला जाएगा तो नीचे की तरफ आ जाएगी लाइन। तो वही तो अधिगम उसको बोलेंगे क्रिकेट कर्व। वह जो हम पढ़ते हैं उस पढ़ने के हिसाब से जो हमारा कर्व बनेगा उसे बोलेंगे लैंडिंग कर्व। क्लियर? तो इसको क्या बोलेंगे? जब हमें एक सीधी रेखा, ना तो मतलब कि जब सीखने की मात्रा और समय, यहाँ हम समय बोल सकते हैं और यहाँ पर हम मात्रा लिख सकते हैं। जब सीखने का समय और मात्रा बराबर हो, मात्रा बराबर हो रही हो, उस समय में कैसा कर्व मिलेगा? कैसा कर्व मिलेगा? सरल रेखीय कर्व मिलेगा या समान निष्पादन वक्र मिलेगा। इसको बोल सकते हैं सरल रेखीय वक्र, समान निष्पादन वक्र। एक चीज और इसमें याद रखना कि इसको स्ट्रेट लाइन कर्व भी इंग्लिश में पूछा जा सकता है, स्ट्रेट लाइन कर्व। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि स्ट्रेट लाइन कर्व क्या है, फला ढका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब एक समान मिले, मतलब समय, सीखने का समय और मात्रा बराबर हो, तो ये रेखा एक जैसी बनेगी। इसको नाम बोलेंगे सरल रेखीय वक्र। आपसे क्वेश्चन में आएगा, एक कर्व दे देगा, एक कौन सा कर्व है, तो आप लगा देना सरल रेखीय। अगर लाइन सीधी है तो आप लगा देंगे सरल रेखीय वक्र। आपसे पूछेगा जब सीखने की समय और मात्रा बराबर हो तो उस समय कैसा कर्व बनेगा, तो आप लगा देना स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, यानी सरल रेखीय कर्व बनेगा, समान निष्पादन कर्व बनेगा। ओके, अब दूसरे के ऊपर आते हैं। अब इसको मैंने ऐसा बनाया कि पहले देखो आपको लग रहा होगा कि पहले ऐसे जा रहा था ऐसे, लेकिन अचानक से ऊपर उठ गया। मतलब जब आपकी गति मंद होती है लेकिन अचानक से आपको मेरे जैसा, पहले आप पढ़ रहे थे वर्ग 3 का, आपका सीधा जा रहा था, नीचे की तरफ भी थोड़ा सा ऊपर उठ जा रहा, थोड़ा सा नीचे जा रहा, लेकिन जैसे ही आपको एक अचानक अच्छा सा टीचर मिल जाता है मेरे जैसा वर्ग 3 का, तो अच्छा सा टीचर मिला वो आपको मजा आने लगा, और जो नीचे जा रही थी वो अचानक ऊपर उठने लगती है और कंटिन्यू वर्ग 3 तक ऊपर उठती जाती है। यानी कि आपका अब जो कर्व बन रहा है वो कैसा बन रहा है? धनात्मक बन रहा है। इसको हम बोल सकते हैं धनात्मक बोल सकते हैं, सकारात्मक यानी पॉजिटिव कर्व, इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है सकारात्मक का पॉजिटिव। धनात्मक, सकारात्मक, नतोदर। नतोदर का याद रखना, जब आप उन्नति नहीं कर रहे थे लेकिन जो आपकी दर नीचे की तरफ जा रही थी, अब उस दर में एक वृद्धि हो गई है, इसलिए बोलते हैं इसको नतोदर। और एक बोलेंगे आप वर्धमान। वर्धमान का इंग्लिश होता है इंक्रीजिंग वक्र, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीज जब होने लगे आपकी पढ़ाई तो आपको बोलेगा। तो 4 नाम याद रखना है इसमें, धनात्मक, सकारात्मक इंग्लिश में पॉजिटिव, नतोदर ऊपर की तरफ। ध्यान रखना ना जरूर लगा है लेकिन सकारात्मक है, ठीक है। इसमें उन्नति जरूर लगा है लेकिन नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि पहले आपकी उन्नति हो रही थी लेकिन अब नीचे आ रहा है। तो इसमें नतोदर ऊपर की तरफ और वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग वक्र बोल सकते हैं। तो ये 4 नाम आपसे पूछे जा सकते हैं जब आपका पढ़ाई में समय कम और मात्रा ज़्यादा हो। मात्रा ज़्यादा, इस स्थिति में कौन सा कर्व बनेगा? ये वाला कर्व बनेगा, समय कम मात्रा ज़्यादा, ठीक है। आप जानते हो समय यहाँ लिखेंगे और मात्रा यहाँ लिखेंगे। तो समय कम लगे, कम समय में, जैसे एक दिन में आप 2 टॉपिक सीख लो, अगले दिन दूसरे दिन 4 टॉपिक सीखो, अगले दिन मजा आ रहा है आपको बाल विकास में और ज़्यादा सीखो। तो ऐसी स्थिति में समय कम ले रहे हो, मात्रा ज़्यादा निकाल रहे हो, तो क्या बनेगा? धनात्मक, सकारात्मक, नतोदर और वर्धमान वक्र बनेगा। ओके, डन। तीसरा वक्र है ऋणात्मक वक्र। जब आपका ग्राफ ऊपर की तरफ था, अचानक से कोई दिक्कत आ गई, आपकी पढ़ाई में बाधा आ गई, या आपने सुन लिया कि अब एग्जाम नहीं होने वाला,
आपको किसी ने दिमाग में डाल दिया कि अब एग्जाम शायद नहीं होगा या होगा नहीं होगा, ऐसे आपके दिमाग में चल रहा है, तो आपने पढ़ाई का स्तर कम कर दिया है, आपने मेहनत कम कर दी है। वो इस मेहनत की दिशा में क्या हो गया, आपका कर्व जो है वो नीचे की तरफ गिरने लगा, और जो कर्व नीचे की तरफ गिरेगा तो क्या बन जाएगा, वो ऋणात्मक कर्व। इसको यूं बोल सकते हैं आप, दिमाग से फिर से सुन लेना आप इस चीज को, कि जब जिसमें अधिगम की दर प्रारंभ में तीव्र होती है और बाद में धीमी हो जाती है। प्रारंभ में अधिगम की दर तीव्र, यानी कि प्रारंभ में दर तीव्र अधिगम की, बाद में कम हो जाती है। ऐसे पूछेगा आपसे कि जब प्रारंभ में आपके सीखने की दर तीव्र होती है और बाद में कम हो जाती है, तो कौन सा ग्राफ बनेगा, कौन सा वक्र बनेगा, कौन सा कर्व बनेगा? तो बेटा लाडलो लगा देना वहां, ऋणात्मक, नकारात्मक, उन्नतोदर, इसको डिस्क्रीजिंग बोलेंगे, उन्नतोदर ह्रास निष्पादन वक्र, ठीक है ना, उन्नतोदर ह्रास निष्पादन वक्र, ये चार याद रखना है। यहाँ वर्धमान, यहाँ ह्रास, यहाँ उन्नतोदर, यहाँ नतोदर, क्लियर बात। और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने प्रारंभ में दर तीव्र होती है, बाद में कम हो जाती है, यहाँ उल्टा होगा इसका, प्रारंभ में कम होती है लेकिन बाद में तीव्र हो जाती है दर, तो ऐसे याद रखना, प्रारंभ में कम, बाद में तीव्र, तो ऊपर की तरफ उठेगा, प्रारंभ में दर तीव्र लेकिन बाद में कम हो जाती है, तो ग्राफ कैसा होने लगा, नीचे की तरफ गिरने लगा, और आपका बन जाएगा ऋणात्मक, नकारात्मक, उन्नतोदर और ह्रास निष्पादन वक्र। अब चौथे की तरफ आते हैं, यह है एस टाइप, कभी ज्यादा कभी कम। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कभी आपकी पढ़ाई तीव्र गति से होती है, कभी धीमी गति से हो जाती है, कभी फिर तीव्र गति से हो जाती है, फिर धीमी गति से हो जाती है, या यूं कह सकते हैं आप वर्ग 3 की पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी अचानक से पढ़ाई किसी ने बोल दिया कि पेपर आ गया और आपने तीव्र पढ़ना शुरू कर दिया और पेपर पछल गया, पीछे चला गया, तो आपने फिर उसको धीमा कर दिया पढ़ाई को। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, यानी कि फिर तीव्र, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा। ऐसी स्थिति में जो आपका कर्व बनेगा वो बनेगा सर्पिलाकार कर्व, एस टाइप कर्व। ये सांप की तरफ दिख रहा होगा आपका, तो एस टाइप कर्व, सर्पिलाकार, मिश्रित, यानी कभी ज़्यादा कभी कम, और अवग्रहास। ये याद रखना, ये दोनों ह्रास और वर्धमान दोनों का मिश्रित रूप होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम किताबों में मिलेगा, बहुत कम टीचर आप इसको बताएंगे। तो पहली बात याद रखना, 4 प्रकार के मैंने कर्व बताए हैं आपको, 2 डेफिनेशन बताई हैं, स्किनर के में उन्नति या उन्नति लगा देना, गेर्स की डेफिनेशन में आप लगाओगे लाडलो गति और प्रगति, अधिगम वक्र जानने लगे। बिल्कुल शून्य से बता रहा हूं मैं इस चीज को, कि अधिगम वक्र होता क्या है। अधिगम वक्र वो है कि जब आपके सीखने की गति और प्रगति को हम जब किसी ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं, तो वैसी स्थिति में एक लाइन प्राप्त होती है हमें, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, अधिगम कर्व करेंगे, लाइनिंग कर्व, अधिगम वक्र कह सकते हैं, ठीक है। तो स्किनर की डेफिनेशन में उन्नति या उन्नति लगा देना, गेर्स की डेफिनेशन गति प्रगति लगा देना। 4 प्रकार के मैंने बताए हैं, सरल रेखीय, सीधी रेखा मिले तो सरल रेखीय, समान निष्पादन, इसमें समय और मात्रा बराबर होगी, यानी कि बाद में भी पढ़ाई आप वैसे ही कर रहे थे और अभी भी वैसे ही कर रहे हो। धनात्मक में क्या होगा कि आप पहले प्रारंभ में दर आपकी कम होती है लेकिन बाद में तीव्र हो जाती है, तब आपका धनात्मक बनने लगता है। सकारात्मक, पॉजिटिव, नतोदर, वर्धमान वगैरह वगैरह बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मात्रा कम होती है, समय ज़्यादा लेते हैं आप, और प्रारंभ में दर तीव्र होती है, बाद में कम हो जाती है, और ऐसी स्थिति में ऋणात्मक बनेगा, नकारात्मक बनेगा, उन्नतोदर बनेगा और ह्रास निष्पादन वक्र बनेगा। एस टाइप कर्व में आप फिर से देख लेना, ऐसे सर्पिलाकार दिख रहा है, ये आप लोगों का ऐसे ही बन रहा होगा, है ना। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना कर्व सोचेंगे, तो ये तो बिल्कुल डेफिनेटली नहीं बनने वाला, ये नहीं बन रहा होगा, या तो ये बन रहा होगा या ये बन रहा होगा। तो आप लाडलो, अब वर्ग 3 का एग्जाम सही समय पर होने वाला है, टेंशन मत लीजिए, और आप अपनी तैयारी को बेहतर रखिए, क्योंकि अगर कोई दिक्कत आई आप टॉप नंबर पर जाइए, ठीक है ना। और आप ये वाला ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो ये थे हमारे अधिगम के वक्र। अभी इसमें एक और बचा है, इसमें बनेगा अधिगम पठार। अधिगम पठार से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा सा, और इसमें मैं अभी बताऊंगा आपको अधिगम पठार के बारे में। अधिगम पठार क्या है? अधिगम पठार यानी ये वक्र हो गए, इसके बाद एक चीज और आपको पढ़नी होती है इसमें, अधिगम पठार। अधिगम पठार ऐसा बनता है आपका कि आपकी पहले ऊपर जा रही थी लेकिन अचानक से वो रुक गई, ना उसमें उन्नति हो रही है ना उसमें अवनति हो रही है, ना उसमें गति हो रही है और ना ही क्या हो रही है, इसको बोलेंगे अधिगम पठार। ऐसी स्थिति में
ना तो आपकी उन्नति होती है और ना ही अवनति होती है, यानी कि लाइन जो है वो रुक जाती है कुछ समय के लिए, ऐसी सीधी बनने लगती है। यानी आपके सीखने की मात्रा में ना तो गिरावट हो रही है, ना बढ़ रहा है, ना गति हो रही है, ना प्रगति। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जब आपकी सीखने की मात्रा में ना ही प्रगति हो, मतलब ना वक्र में कोई उतार चढ़ाव ना हो, ना ही उसमें वक्र में उतार हो यानी कि अवनति हो, और ना ही उतार हो अवनति हो, और ना ही उसमें बोल सकते हैं उन्नति यानी चढ़ाव हो, तो ऐसी और क्या हो जाए, इसमें क्या हो जाती है, इसमें स्थिरता आ जाती है, स्थिरता आ जाएगी। तो स्थिरता आने की स्थिति में क्या बन जाता है आपका अधिगम पठार। तो सिंपल भाषा याद रखनी है, जब आपके सीखने की मात्रा में ना ही उन्नति हो और ना ही अवनति हो, तो ऐसी स्थिति में जब आपके लाइन में स्थिरता आ जाती है तो आपको बोलते हैं अधिगम पठार। अधिगम पठार बनने के कारण, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसके बनने के कारण क्या है। तो अधिगम पठार बनने के कारण आपको बताऊं तो सबसे पहले है निराशा। किसी चीज़ के प्रति आपको निराशा पैदा हो जाए कि मैं ये नहीं कर सकता। जैसे आप कई लोगों के दिमाग में आ जाता है, हमें मैसेज भी करते हो कि सर क्या पेपर होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता, मैंने इतना पढ़ा, अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको और पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो निराशा जब दिमाग में उत्पन्न हो जाती है तो वैसी स्थिति में क्या हो जाता है, पठार बन जाता है। बीमारी के कारण बन जाता है। दूसरा याद रखिए, किसी बीमारी के कारण। तो दूसरी चीज़ है बीमारी के कारण, प्रेरणा के अभाव के कारण, प्रेरणा के अभाव में। जैसे कि हम आपको लगातार मोटिवेटेड करते रहते हैं, और अगर हम मोटिवेटेड नहीं करें तो आपका अधिगम पठार बन जाएगा। तो आप याद रखना, प्रेरणा भी आपको चाहिए, मोटिवेशन भी आपको चाहिए। बीमारी ना हो, बीमारी के कारण पठार बन जाता है, निराशा के कारण पठार बन जाता है, और यूँ बोल सकते हैं हम थकान के कारण। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है थकान के कारण, चौथा बोल सकते हैं थकान के कारण आपका अधिगम का पठार बन सकता है। और यूँ बोल सकते हैं व्यवधान के कारण भी बन सकता है। व्यवधान, आपके कोई बराबर व्यवधान उत्पन्न कर रहा हो आपकी पढ़ाई में तो भी बन जाएगा, व्यवधान के कारण बन सकता है। और एक पॉइंट और आप इसमें याद रख सकते हैं, उत्साहहीनता के कारण बन सकता है, आलस के कारण बन सकता है। उत्साहहीनता, आलस, नकारात्मकता, इनके कारण बनता है। यहाँ से लाडलो बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना कि यहाँ से बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि अधिगम पठार किन कारण से बनता है। अब इसमें ये क्वेश्चन आएगा, देखो ये बता दे रहा हूँ कि अधिगम पठार पारिवारिक व्यवसाय। तो कई लोग क्या हो जाते हैं, पारिवारिक जो व्यवसाय होते हैं, व्यवसाय ना तो अधिगम को प्रभावित करता है। एक याद रखना, बहुत सारे लोग लगाते हैं कि व्यवसाय क्या अधिगम को प्रभावित कर सकता है, नहीं करता है, और ना ही पठार बनने में कोई इसका भूमिका होती है। तो यूँ बोल सकते हैं व्यवसाय से हमें कोई लेना देना नहीं है। अधिगम का जो पठार बनता है निराशा के कारण बनता है, बीमारी के कारण बनता है, प्रेरणा के अभाव के कारण बनता है, थकान के कारण बनता है, और किसी गंभीर चोट के कारण बनता है, आलस के कारण बनता है, नकारात्मकता के कारण बनता है, वगैरह वगैरह। अब ध्यान रखना इस चीज़ को कि लाडलो आपको हमने अधिगम के वक्र पढ़ा दिए, अधिगम का पठार पढ़ा दिया, 2 डेफिनेशन पढ़ा दी, इतना ही कुछ याद रखना है। कल की वीडियो में आप लोगों ने कमेंट जो किया, मैसेज जो किए, तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि और भी बता देना, टॉपिक बताया करो आप कमेंट में लिख के कि सर पहले ये करा दो। मैं कम से नहीं, अभी थोड़ा नहीं करा रहा हूँ। जिस दिन से मेरा लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, तो मैं लाइव क्लासेस लूँगा, उसमें आपका ये सब कुछ कराऊँगा। लेकिन एक बात इस चीज़ का याद रखना कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके साथ वर्ग 3 पूरा कंप्लीट कराने जा रहा हूँ, बेहतर तरीके से कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। शेयर कर देना, अगर इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर देना, और जैसी आपकी मर्जी। फिर राम राम। आज के लिए कल के वीडियो में फिर मिलते हैं। अगला वीडियो आएगा अधिगम स्थानांतरण, बहुत अच्छा होगा, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।